आज से लगभग 3 दिन पहले, मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन पहले, एक पोस्ट जो क्रिकेट ने आपके सामने किया था, जहां पर हमने कहा था कि रोहित पौडेल के बारे में मैंने चीज़ें डाली थी कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को T20 में भी शिफ्ट करने में वो कामयाब हुए। ये वो पोस्ट है, आपको याद होगा। इसमें भी नीचे एक लाइन लिखी थी जहां पर हमने ये कहा था कि T20 में रोहित पौडेल जो है वो कुशल मल्ला, कुशल भुरतेल या फिर दीपेंद्र सिंह ऐरी जैसे काफ़ी लाउड या फिर एक हार्ड हिटर या फिर बड़े नाम उभर कर शायद महसूस ना होते हो, लेकिन इनका बहुत बड़ा रोल होगा रीजनल फाइनल जैसे इवेंट को क्रैक करने में और क्लियर करने में। और ये रोल छोटी सी झलक जो है वो आज आपने देखी होगी, किस तरह की सिचुएशंस में रोहित पौडेल जैसे बैट्समैन की जरूरत पड़ेगी और वो चीज़ हमने क्यों कही थी। ये इसका जो और बड़ा इंपॉर्टेंस है वो आपको समझ में आएगा जब रीजनल फाइनल्स में जैसे इवेंट को क्रैक करने की बारी आएगी, खास करके वो जो सेमीफाइनल्स वाला रास्ता होगा उसकी हम बात करें तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आज आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर आ गई होगी जो रियल क्रिकेट ने आज से 2 दिन पहले आपके सामने रखी थी। चलिए एनालिसिस की यहाँ बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ बात करें सीधे सीधे, अगर आप देखें ये सीरीज जो है प्रिपरेशन में ऐसा जरूर है, लेकिन यहाँ पर हम शुरुआत पहले करेंगे इस मैच के एनालिसिस से लेकर कि ये मैच हार जीत को लेकर, ये सारी चीजें लेकर। सबसे पहले यूएई की बात करें, उन्होंने कुछ प्लेयर्स को रेस्ट दिया। एन अफजल खान यहाँ पर रेस्ट कर, जुनैद सिद्दीकी यहाँ पर नहीं थे, आकिब रज़ा नहीं थे, कुछ नए प्लेयर्स को उन्होंने इंक्लूड किया, डेरल को वो मौका यहाँ पर दिया, ये अच्छी बात है। चलिए अयान तो मेरे ख्याल से अंडर 19 के प्रीमियर कप में है, माफ कीजिएगा। बिल्कुल सही कहा, तो वो अभी यहाँ पर है नहीं, तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखने वाली बात आ जाती हैं। तो उसकी वजह से नए प्लेयर्स यहाँ पर इंक्लूड रहे हैं। और अगर हम देखें यहाँ पर वहीं पर नेपाल की बात करें, नेपाल ने लगभग वही स्क्वाड रखी है जो कहीं ना कहीं लास्ट बार मेरे ख्याल से एशियन गेम्स में हमने देखी है, जहाँ पर एक संदीप लामिछाने यहाँ पर नहीं है, उनकी जगह पर श्याम ढगल को यहाँ पर खिलाया गया। वहाँ पर प्रदीप जिसी को खिलाया जा सकता था, क्योंकि देखिए एक चीज़ है, अगर संदीप लामिछाने आ जाते हैं स्क्वाड में एशियन रीजनल फाइनल्स में, जो कि उम्मीद है कि अगर वो आ जाते हैं तो फिर श्याम ढगल वहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे नहीं। यहाँ पर प्रतीश जिसी अगर होते तो कम से कम उनको कुछ मैचेस मिलते और वो लेफ्ट आर्म पेसर है तो वो अपने आप में तैयार होते। चलिए उतना ज़्यादा उसमें घुसने की जरूरत नहीं है, सीधे मैच पे फोकस किया जाए। एंड फेस बाय फेस कंपैरिजन से शुरुआत करते हैं। फेस बाय फेस दोनों टीम्स के बीच में किस तरीके की जंग आज देखने को मिली। जरूर देखिए, अगर बात करें यूएई की 1 से 6 ओवर की पावर प्ले 1 की, तो वहां पर यूएई ने 36 रन बनाए और 2 विकेट का नुकसान हुआ। वहीं नेपाल ने, जब नेपाल बैटिंग कर रही थी 1 से 6 ओवर के बीच, नेपाल ने 36 रन बनाए, 36 रन और 1 विकेट का नुकसान हुआ। तो ये फेस ऑब्वियसली है नेपाल को जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 विकेट का नुकसान कम गिरा है और फायदा बेनिफिट उन्हें हुआ है। तो एक की फेस की लीड यहाँ पर नेपाल ने जरूर ली। वहीं 7 से 15 के बीच अगर हम देखें तो 60 रन यहाँ पर यूएई ने बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। वहीं नेपाल ने 7 से 15 के बीच में 69 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। तो यहाँ पर फिर से नेपाल की तरफ जाता हुआ ये फेस 9 रन से जीता। बिल्कुल 9 रन से उन्होंने ये फेस अपने नाम किया और विकेट सेम गिरे, लेकिन फिर भी फेस जो है वो नेपाल के नाम रहा। 2-0 की लीड नेपाल ने ले ली। और आखिरी फेस जो था डेथ फेस, तीसरा फेस 16 से 20 का, वहाँ यूएई ने 44 रन बनाए और 3 विकेट का नुकसान हुआ। वहीं नेपाल ने 39 रन बनाए और कोई भी विकेट उनका गिरा नहीं और नेपाल का जो मैच भी पूरे 20 ओवर तक गया भी। बिल्कुल, तो यहाँ पर ये हाल यानी पूरा 0 से क्लीन स्वीप किया है। अगर हम फेस बाय फेस कंपैरिजन की बात करें, यानी आप किसी भी फेस में बैठे हो, अगर आपको लग रहा हो कि 6 ओवर तक नेपाल नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं, वो यूएई के मुकाबले आगे थे। 15 ओवर तक बिल्कुल भी नहीं, वो यूएई से 9 रन आगे थे और विकेट्स में भी आगे थे। और डेथ फेस में तो खैर बहुत ही कहानी खत्म है, उन्होंने 44 किए थे या 39 रन नेपाल ने करते। तीनों फेसेस में नेपाल ने यूएई के खिलाफ इस मैच में जीत दर्ज करी। तो अपने आप में एक बहुत बेहतरीन आप कह सकते हैं कि जो परफॉर्मेंस है वो रहा है नेपाल का, बॉल से भी और बैट से भी। कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में बात आगे जरूर करेंगे। यहाँ सबसे पहले यूएई की बैटिंग की यहाँ बात करें, यूएई की अगर बात करें, शुरू के जो 2 विकेट्स यहाँ, जो कुछ आज विकेट्स यहाँ पर गिरे, खासकर शुरू के 2 विकेट जो गिरे हैं, शॉट्स आप देखिए कितने ज़्यादा खराब थे। एक अच्छा मौका मिला इन यंग प्लेयर्स को परफॉर्मेंस देने का, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाए। नहीं, ज़रूर देखिए, खालिद शाह भी है, अरशन शराफू यहाँ पर हैं। उसके बाद हम बात करें आसिफ खान ने भी सीधा हाथ पे दे मारा पॉइंट की तरफ। तो ज़रूर है, शुरुआत इतनी अच्छी मिली नहीं यूएई को जिस तरीके की उन्हें चाहिए थी। मोहम्मद वसीम भी 18 बॉलों में 17 रन किए, जो उनके हिसाब से बहुत ही ख़राब शुरुआत है। वो खुद भी कहेंगे कि 18 बॉलों में 17 रन बहुत कम है, होने चाहिए थे तकरीबन 25-30 रन अगर वो इसमें मारते। लेकिन शुरुआत में यूएई की जो रही है, शुरू के 6 ओवर 8 ओवर वो बहुत ज़्यादा यूएई के लिए ख़राब गए। अगर आप बैटिंग से देखें, जिस तरीके की बल्लेबाजों ने की है वो अप टू द मार्क नहीं रही। बिल्कुल, अलीशान शराफू का आप शॉट देखिए, जो करण केसी ने बॉल डाली थी उनको बाहर की तरफ, इतनी ज़्यादा बाहर बॉल जाकर बिल्कुल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मौके जब मिले हैं आपको तो डेफिनेटली उस मौके का फायदा भी उठाने की कोशिश करिए। इस तरीके के मौके आपको बार बार शायद ना मिले बड़े इवेंट्स की अगर हम बात करें, तो इन मौके का फायदा उठाना चाहिए इस तरीके की सीरीज का। और ये मौके का
फायदा उठाने के लिए इस तरह की सीरीजेस रखवाई गई हैं। खैर अब उसके बाद अगर हम देखें एन यहाँ पर जो उसके बाद जो कंट्रीब्यूशन आया वो आया अली नासिर और ताहसीन हमीद की तरफ से। ये बहुत अच्छा रहा। ये इस कंट्रीब्यूशन के बारे में आप क्या कहेंगे कि ये दोनों जो बैटिंग की है किस तरह की बैटिंग आज देखने को? नहीं, जरूर अच्छी बैटिंग रही है दोनों की, और दोनों ने ही थोड़ा मोहम्मद वसीम से हटकर यहाँ पर कुछ हमें देखने को मिला है कि हाँ कुछ बल्लेबाज ये प्लस पॉइंट है। मोहम्मद वसीम जिस मैच में नहीं चले उसके बावजूद भी ये 140 पहुंचा, ये अपने आप में थोड़ा सा रिलैक्सेबल जरूर है यूएई के लिए। बिल्कुल है और पार्टनरशिप भी हुई 5 विकेट के लिए। 56 रन की पार्टनरशिप हुई दोनों के बीच में। अली नासिर है और बासिल अमीन 32 रन 30 बॉलों में किए हैं। थोड़ा वक्त लिया अली नासिर ने, थोड़ी परेशानी उन्हें हुई यहाँ पर रन्स करने में, लेकिन सिंगल्स वगैरह भी उन्होंने ठीक ठाक लिए। पार्टनरशिप एक बिल्डअप की, टीम को उभारा, जहां मुश्किल में थी टीम वहां से निकाल कर लेकर आए और एक बिल्डअप की यहाँ से। और उसके बाद छठे विकेट के लिए भी फराजुद्दीन के साथ, अगर मैं सही हूँ, जवादुल्ला के साथ, माफ़ कीजिएगा, जी हाँ, फराजुद्दीन के साथ छठे विकेट के लिए पूरे तरीके से सिर्फ बासिल हमीद वहाँ खड़े थे। 24 रन उन्होंने किए, तो पूरे के पूरे वो बासिल हमीद नहीं किए, वो तो बस खड़े थे फराजुद्दीन वहाँ पर। लेकिन बासिल हमीद ने एक हाफ सेंचुरी जो कि बहुत अच्छी लगाई है। उम्मीद रहेगी कि इस सीरीज़ में भी वो इस तरीके का परफॉर्म करें और मोहम्मद वसीम से हटकर यूएई के जो बल्लेबाज हैं वो कोशिश करेंगे रन्स करने की, ट्राई करने की और बैटिंग में अपनी इंप्रूवमेंट लाने की बजाय जो ऊपर के बल्लेबाजों ने दिखाया है। बिल्कुल, यही मैच प्रीव्यू में कहीं ना कहीं सीरीज प्रीव्यू में हमने आपके सामने कहा था कि मोहम्मद वसीम पे टीम बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल है। उनके अलावा प्लेयर्स को रन्स करने की जरूरत है और उनके अलावा टीम 140 पहुंची और बासिल हमीद ने यहाँ हाफ सेंचुरी की और अली नासिर ने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, तो ये अपने आप में और एक अच्छी बॉलिंग अटैक के सामने सोमपाल, करण, गुलशन सभी वहां पर थे। दीपेंद्र सिंह ने भी बॉलिंग कराई, तो अच्छी बॉलिंग अटैक के सामने इन्होंने रन्स किए, तो चलिए अच्छी बात है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक पॉजिटिव साइन यूएई की बैटिंग के लिए जरूर देख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल बाकी जो शुरुआत के बैट्समैन हैं उन्होंने अपना शॉट्स जो है खराब शॉट खेलकर विकेट गंवाया और कुछ ने कहीं ना कहीं शुरुआत उन्हें मिली लेकिन उससे वो आगे बढ़ा पाए नहीं। एंड बॉलिंग कार्ड की यहाँ बात की जाए नेपाल की, तो बॉलिंग को आप किस तरह से एनालाइज करेंगे आज की डेट? नहीं, जरूर देखिए, पेसर्स ने तो खैर अच्छी बॉलिंग कराई है शुरुआत में, खासकर करण केसी हैं आज के हीरो रहे हैं बॉलिंग यूनिट में। कहें 4 ओवर में 19 रन 3 विकेट उन्होंने निकाले, बहुत शानदार बॉलिंग कराई। जो मोस्टली बॉल्स हैं वो थोड़ी सी शॉर्ट लेंथ पर कहीं ना कहीं रखी है, शॉर्ट और गुड लेंथ के करीब करीब, गुड लेंथ के थोड़ा सा पीछे और शॉर्ट लेंथ के करीब करीब ये बॉलें आज मोस्टली बॉलें जो अगर आप हीट मैप बनाएंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि वहाँ पर ज़्यादा बॉलें मारी गई हैं बॉलर्स के द्वारा। लेकिन थोड़ा सा बेहतर होता कि बॉलर्स को थोड़ा सा आप आगे कराने की कोशिश करते, लेकिन स्कोर काफ़ी आपने रोका है। लेकिन वो एक पार्टनरशिप जो जमी है वहाँ पर वो थोड़ा डेंट किया है। लेकिन स्पिनर्स ने थोड़ा सा यहाँ पर अपनी छाप छोड़ने में पहले मैच में थोड़े कामयाब नहीं रहे। 6 ओवर स्पिनर ने डाले, 46 रन दिए हैं और कोई विकेट निकाला नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पिनर जो है वो परेशानी में दिखे हैं हमें, चाहे दीपेंद्र हो, कुशल मल्ला हो, मौसम ढकल भी हो, तो यहाँ थोड़ी सी परेशानी हुई है लेंथ को सेट करने में भी। अविनाश भौरा भी थोड़ा सा यहाँ पर 4 ओवर में 38 रन के लिए काफ़ी वो चले गए। बिल्कुल यार, अविनाश भौरा की मैं बात करने वाला था। यहाँ पर वो काफ़ी एक्सपेंसिव साबित हुए, यहाँ पर थोड़ा सा शिफ्ट करने में, थोड़ा लाइन को एक जगह रखने में वो नाकामयाब, थोड़े से रन जरूर। बिल्कुल, अब ये देखना चाहिए, इसलिए तो ये सीरीज रखवाई गई है कि इस सीरीज में आपने रिदम को वापस लाए, क्योंकि रीजनल फाइनल जैसे इवेंट पर बहुत जरूरी होगी आपके डेथ बॉलिंग्स की, जो कि एक बॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेगा जब आप एक रन्स को डिफेंड करते हुए नजर आएंगे। बस ये रिदम जल्दी से वापस आए तो बेहतर है। इस सीरीज में ये चीज़ हम कह सकते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, चलिए अभी कुछ और मैचेस हैं, ये सीरीज रखवाई इसीलिए गई है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर नेपाल की चेस के बारे में, अगर चेस के बारे में यहाँ पर देखें तो कुशल बुर्तल का जो विकेट है वो काफ़ी जल्दी यहाँ पर टीम ने अपना गंवा दिया। उसके बाद आसिफ भी कंप्लीटली आउट ऑफ रिदम नजर आ रहे हैं। सिर्फ ये बोल के नहीं कि उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे, जब वो रन भी कर रहे हैं तो उन रनों में भी वो एक जो हम कहते नहीं है कि हाँ एक कॉन्फिडेंट शॉट जो है वो अभी तक नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि आसिफ को काफी वक्त लग रहा है, बस ये वक्त थोड़ा ज्यादा लंबा ना लग जाए, क्योंकि रीजनल फाइनल में इस तरीके की इनिंग्स जो है वो काफी ज्यादा हमें टीम को परेशानी में ला सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आउट हुए हैं प्लेयर, कुशल बुर्तल भी है, उन्होंने भी हवाई फायर किया वहां पर, उन्होंने फायदा उठाने की कोशिश की कि शायद मैं ग्राउंड को पार कर सकता हूँ या बाहर कर सकता हूँ, लगभग शायद मोहम्मद वसीम की तरह आउट, बिल्कुल सिमिलर वैसे ही आउट हुए हैं वो। बिल्कुल, लेकिन आसिफ का यहाँ 2 रीजन बनता है, जल्दी से मैं बता देता हूँ फटाफट। पहला रीजन ये था कि 14 बॉल जब आसिफ आउट हुए वो 15 ही बॉल थी, उससे 14 बॉल पहले एक बाउंड्री लगी थी और 14 बॉल हो गए थे उनके बाउंड्री लगने के और उनके आउट होने के बीच तक। जी वहां पर उन्होंने 27 बॉलें खेली। जी नहीं, मैं बाउंड्रीज की बात मैं बिल्कुल, जी हाँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लास्ट बाउंड्री लगी थी जब वो आउट हुए, उससे 14 बॉल पहले। एक
प्रेशर ये बना कि मुझसे चौके नहीं निकल रहे हैं, रन्स नहीं आ रहे हैं, थोड़ा मैं यहाँ प्रेशर में हूँ। ये पहला उनका जो था, जो हवाई फायर किया उन्होंने। दूसरा जो था उनके ऊपर प्रेशर था उनके ऊपर, वो ये था कि उन्होंने कुशल मल्ला को रन आउट करा। ये साफ दिखा है कि हाँ, आपकी वजह से कुशल मल्ला रन आउट हुए, ना कि कुशल मल्ला खुद की बेवकूफ़ी से आउट हुए। जी हाँ, क्योंकि सबसे पहला कॉल अप जो है वो आसिफ नहीं दिया था, बिल्कुल, जी हाँ, तो ये कहीं ना कहीं कॉल अप उन्होंने खुद से दिया था। तो वो दोनों चीजें उनके माइंड में चल रही थी और उसके बाद एट द एंड वो शॉट को खेल गए और रन निकालने के चक्कर में प्रेशर में है वो, बिल्कुल प्रेशर में। जब एक ओपनिंग बैट्समैन है और लगातार अगर उनके बल्ले से प्रेशर जरूर फील कर रहे होंगे। बस उन्हें इस सीरीज का अच्छे से यूटिलाइज करना होगा, क्योंकि रीजनल फाइनल्स में ओपनिंग पे की तरफ से रन निकालना बहुत जरूरी है। और आसिफ जिस तरह से खेल रहे हैं, डेफिनेटली ये टीम के लिए नेगेटिव साइन ज्यादा नजर आएगा बजाय पॉजिटिव के, लेकिन इसे आप पॉजिटिव तब्दील करिए। अभी भी इस ट्राई सीरीज में आपके पास मैचेस जरूर है। कुशल मल्ला से हमने कहा अच्छे खेल रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गया। उसके बाद यहाँ पर बारी आई रोहित पटेल और दीपेंद्र सिंह हैरी की। यहाँ पर जरूर कहना चाहेगा, जो हमने सीरीज प्रीव्यू में भी कहा था कि आप इन तीनों को ऊपर लेकर आइए। ओपनिंग पेयर के बाद जैसे हमने कहा था कि आप रोहित, दीपेंद्र, कुशल इन तीनों को ऊपर लेके आइए, बाकी सबको अभी इन मैचेस में नीचे रखिए। वो कहीं ना कहीं रोहित पटेल के माइंड में शायद यही चल रहा था और कोच सर के माइंड में उन्होंने एक्जैक्टली वही चीज यहाँ पर दोहराती हुई की है, जो कि देखकर काफी अच्छा लगा कि कुशल मल्ला आए, रोहित पटेल आए और दीपेंद्र सिंह हैरी आए। यहाँ पर संदीप या गुलशन को इन बीच में पहले नहीं भेजा, दीपेंद्र को ज्यादा नीचे नहीं किया गया, बजाय ऊपर ही रखने के। ये काफी अच्छा काम यहाँ पर किया गया है। उसके बाद जो इनिंग रही है शुरू में, अगर हम देखें दीपेंद्र सिंह हैरी और रोहित पटेल दोनों के शुरू के 10 रन अगर हम देखें, 10-12 रन अगर हम देखें, तो थोड़ी सी दिक्कत हुई। शुरू में दिक्कत हो रही थी, रोहित पटेल को बल्ले में स्ट्रोक लेने में दिक्कत हो रही थी। कई बार वो कहीं ना कहीं शॉट मारते हुए गिर रहे थे और एलबीडब्ल्यू वगैरह की अपील हुई तो वो कहीं ना कहीं स्वीप मारते हुए जो डिसबैलेंस हो रहे थे। शुरू में दिक्कत उन्हें हो रही थी और कहना होगा बॉल भी जो है थोड़ी सी रुक के कहीं ना कहीं बैट्समैन तक पहुंच रही थी। कुछ बॉल ऐसा नहीं हर बॉल, कुछ बॉल है, बीच में बाउंस भी अच्छी थी। और अभी मेरे ख्याल से जो बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने ये चीज बनाई है, ये पिच बनाई है, और कहीं ना कहीं वो ये टेस्टिंग तौर पे भी हो जाएगा फाइनल से पहले कि चलिए टेस्ट कर लें क्या कुछ खामियां हैं, उसे वो ठीक कर लेंगे। लेकिन ऐसी कोई खामियां हमें देखने को मिली नहीं है। शुरू में दिक्कत जरूर हुई, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बाद में उस चीज को गेयर किया रोहित पटेल ने, वो काफी लाजवाब था। दीपेंद्र सिंह हैरी बीच में लगातार शॉट्स मारते रहे। इन दोनों की पार्टनरशिप आप कैसे देख रहे हैं? इन्होंने बॉल से जितनी खेली है, उसके बाद बाउंड्रीज इन्होंने किया, स्ट्राइक रेट इन्होंने जिनका जो रहा, ये सब चीजें देखकर आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि टीम जो है एक वक्त पे स्ट्रगल कर रही थी जब ये दोनों बैटिंग कर रहे थे। जरूर बहुत बेहतरीन खेले, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अगर आप देखें रोहित पटेल को, उन्होंने भी रन्स किए हैं बहुत अच्छे, हाफ सेंचुरी लगाई। जरूर दिक्कत जरूर हो रही थी, ऐसा नहीं है, थोड़ा परेशानी जरूर हुई। उसके बाद दीपेंद्र सिंह हैरी ने जिस तरीके से दोनों ने बहुत बैलेंस रखा, सिंगल्स बहुत ज़्यादा लिए, दौड़े बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि तुरंत ख़त्म नहीं करना चाह रहे मैच, ये बहुत अच्छा है कि उन्होंने वक्त लिया, टाइम लिया। ये बहुत देखा जाता है, बहुत बार नेपाल क्रिकेट में हमने देखा है कि ज़बरदस्ती का आप मैच ख़त्म करना चाह रहे हैं, ओवर छोड़ के आ जा रहे हैं बैट्समैन। ये क्या था? ये सब मजाक बैटिंग के साथ मजाक था ये। लेकिन आज हमें ये बहुत बेहतर लगा, बहुत अच्छा लगा देखकर कि जल्दबाजी नहीं है, आराम से खेलेंगे, ओवर है, क्या जल्दबाजी है, कहीं भागे तो नहीं जा रहे हैं। 63 बॉलें ली हैं मिलाकर, बिल्कुल। देखिए आप 93 रन की पार्टनरशिप भी दोनों ने की है, तो बहुत अच्छा खेले, वक्त ले रहे हैं, जबरदस्ती नहीं है। जब बाउंड्रीज के लिए बॉलें मिल रही हैं, लूज बॉल है, उस पर मार भी रहे हैं। स्ट्राइक रेट भी वो बयां कर रही है, 127 का स्ट्राइक रेट है रोहित का और 140 करीब का स्ट्राइक रेट है अगर हम देखें दीपेंद्र का। तो बहुत बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की है दोनों ने, डीप तक लेके गए मैच को और वाकई में जिताकर भी लेके आए। बहुत शानदार इनिंग रही है दोनों ही। बिल्कुल, कई मायने में अच्छी इनिंग रही है, डीप तक लेकर गए, ये वर्ड आपने बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। शुरू में वो मैच को डीप तक लेकर गया, उसके बाद उन्होंने हिटिंग स्टार्ट करनी चालू कर दी। जैसे जैसे रन्स का जो गैप है वो कम होता चला गया, उन्होंने हिटिंग स्टार्ट कर दी और उसके बाद मैच को लेकर चले गए। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सी लाइन है जो आपने कई बार सुनी होगी कि जरूरी नहीं है कि T20 क्रिकेट में आपको हेवी हिटर होना पड़ेगा तभी आप उस फॉर्मेट में फिट बैठेंगे। आपको 130 के आसपास का स्ट्राइक रेट रखना है, कैसे रखना है वो आप जाने। अगर आप वो रख पाते हैं तो आप एक अच्छे T20 बैट्समैन भी साबित होते हैं। इसका एक प्रॉपर एग्जांपल रोहित पटेल की आज इनिंग में आप देख सकते हैं। 40 बॉल में 51 रन और लगभग 128 की स्ट्राइक रेट, जो उन्होंने स्ट्राइक रेट बाद में आकर अपनी कहीं ना कहीं बढ़ा दी, जो कि अपने आप में एक आर्ट आप कह सकते हैं। ऐसा कोई नहीं कि उन्होंने कोई अननेसेसरी हवाई फायर किया हो या कुछ एक आध शॉट जरूर उनके रहे हैं। जहूर खान ने जब उनको बाहर की तरफ गेंद डाली, थोड़ा सा वो स्ट्रगल कर रहे थे, उनकी एज, एक तो उनका कैच भी छूटा जहूर खान की बॉल, मेरे ख्याल से एज बाहर उनको दिक्कत हो रही, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी चीज पे गलती की और उन्होंने
बाहर जाती हुई बॉलों पे ज़्यादा एज नहीं लगा, और जो उन्होंने कवर ड्राइव्स मारे हैं, चौके जो लगाए हैं वो काफ़ी बेहतरीन थे। एक अली नासिर ने जो कवर ड्राइव लगाया था वो भी बहुत ही देखने लायक शॉट था। उसको मेरे ख्याल से जहूर खान पे भी उन्होंने कवर ड्राइव मारा, वो भी काफ़ी लाजवाब शॉट। दीपेंद्र सिंह ने जो निराज केसवानी पे जो 6 मारा स्ट्रेट का, वो भी कमाल का शॉट था। तो ओवरऑल दोनों ने शुरुआत काफ़ी अच्छी की, उसके बाद डीप में आराम से लेकर गए, और फिर उसके बाद जो रन बचे उन्होंने तेज तरह रन निकाले। इस तरह से एनालाइज ये चेज नेपाल का कंप्लीट हुआ। एंड ओवर टू यूएई बॉलिंग। बिल्कुल, देखिए बॉलर्स पेस क्या गलती हो गई रोहित और दीपेंद्र की जोड़ी को ये तोड़ दी? जरूर, देखिए बॉलिंग तो अच्छी हुई है। संचित शर्मा ने भी 4 ओवर में 24 रन दिए हैं, विकेट नहीं निकाल पाए। नीलांश केसवानी ने 4 ओवर में 27 रन, 1 विकेट निकाला है, एक्स्ट्राज नहीं दिए, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छे बॉलर ज़रूर है, और अच्छा करेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे अपनी लाइन लेंथ पर तो और काम होगा। ज़रूर हम इनको अपने कुछ मैचेस में ज़रूर देखेंगे कैसा ये परफॉर्म कर रहे हैं और कैसी ये किस लाइन और लेंथ पर डाल रहे हैं। विकेट्स आज नहीं मिले दोनों को, जिसका जो एक और बासाती बॉलर्स इतना ज़्यादा फ़ायदा उठा नहीं सके। जवादुल्ला भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गए। अली नासिर ने 4 ओवर में 32 रन दिए हैं, 1 विकेट निकाला ज़रूर है, पर रन्स बैटिंग से लिहाज से थोड़े कम थे। 160 होते तो यहाँ पर जो बॉलर्स हैं ये और ज़्यादा अपने आप को बैकअप कर पाते कहीं ना कहीं, लेकिन विकेट्स की यहाँ तलाश थी, जो कि यूएई के बॉलर्स ऐसा कोई विकेट टेकिंग डिलीवरीज नहीं डाल पाए जिसको मिसिंग था। बॉलें अच्छी डाल रहे थे, स्टंप भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ थोड़ा खिंची हुई बॉलें, थोड़ा सा कुछ बेहतर लाइन के साथ, जवादुल्ला भी लाइन और लेंथ से काफ़ी भटक रहे थे। थोड़ा स्टिक रहना एक जगह पर, एक स्पॉट पर, एक लाइन पर, वो हमें यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग नज़र आया यूएई के बॉलर की तरफ से। जहूर खान भी 3 ओवर में 18 रन उन्होंने दिए, 1 विकेट उन्होंने भी निकाला। कोशिश की उन्होंने कि देख चलिए थोड़ा ट्राई करें, बाहर की तरफ बॉलें रखें, लेकिन वो भी जहूर खान को विकेट नहीं मिला। माफ कीजिएगा, विकेट नहीं मिला। जी हाँ, बिल्कुल सर। तो 3 ओवर में 18 रन, तो ये भी अपने आप में कड़ी है कि जहूर खान को यहाँ विकेट नहीं मिला एज एक्सपीरियंस। और अगर आप देखेंगे पूरे बॉलिंग कार्ड पे तो जहूर खान ही कहीं ना कहीं यहाँ पर एक एक्सपीरियंस नजर आया। उसके अलावा जो बाकी प्लेयर्स हैं वो यंग कहीं ना कहीं इंक्लूडेड हुए हैं। अब देखना होगा कि इस मैच के बाद सेकंड मैच में खुद को कैसे सुधारते हैं। वो सुधार डेलीगेट जरूर देखना चाहेगा। ये नहीं कि यंग है तो आप पूरे 4 मैचों तक आप वही एक्सक्यूज देते रहे। आपने एक मैच में गलती की, क्या आपने दूसरे मैच में उसे सुधारा, ये देखना होगा और डेलीगेट्स पे नजर जरूर कर रखेगा। और फिर बॉलिंग एनालिसिस आपके सामने हम प्रेजेंट जरूर करेंगे। तो फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही, और नेपाल ने काफी बेहतर तरीके से दोनों डिपार्टमेंट्स में बेहतर यहाँ पर काम किया है। कुछ चीजें जो रही हैं वो हमने आपको बताया। आसिफ का जो शॉट और जो स्पिनर्स है जिनका इफेक्टिव रहे नहीं, और आसिफ के जो बल्ले से रन्स नहीं निकल रहे, ये एक बहुत बड़ा एक कंसर्न जरूर निकल रहा है। जल्दी से उनके बल्ले से रन्स निकलना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए क्रिकेट चैनल के साथ, सारी कवरेज लगातार यहाँ आपको मिलती रहेगी। इस सीरीज की, एशियन रीजनल फाइनल्स की भी, ओमान अफगानिस्तान सीरीज की भी, वर्ल्ड कप की सब कुछ, नीदरलैंड्स के सारे अपडेट, सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह चाहिए, तो वो यहाँ पर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।